Hey students, welcome back to our channel. Today we're going to continue our chapter which we started in our last lecture, work, energy and power. लास्ट क्लास में हमने स्पेशली एनर्जी के बारे में देखा था, कितने टाइप की होती है, उनके क्या डेरिवेशंस होते हैं, वर्क की हमने डेफिनेशन को देखा था। यहाँ पर अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें हमें नए टॉपिक जो पढ़ने हुए हैं फ्रिक्शन, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रिक्शन को समझने से पहले हम दो बातें समझते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? अगर आपका फोर्स को यानी जो बल है इसको हम अगर दो पार्ट्स में लें, एक को हम बोले कंजर्वेटिव और एक को हम बोले नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनमें जो कार्य किया जाता है वो एनर्जी के फॉर्म में ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने किताब उठा के उसको कुछ हाइट पर रखा तो ये जो कार्य किया गया है ये उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है mgh। अगर और हाइट पर रखेंगे तो और ज्यादा एनर्जी होगा, और हाइट पर रखेंगे तो और ज्यादा एनर्जी होता है। इसीलिए जो चीज जितना ऊपर से गिराई जाती है वो उतना ही ज्यादा तेजी से नीचे आती है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ऐसे फोर्सेस जिसमें, इसको यहाँ लिख लेते हैं, those forces in which work done on the object is stored in form of energy is known as conservative forces। हिंदी वाले लिखेंगे वे फोर्स जिनमें किया गया कार्य एनर्जी यानी ऊर्जा के रूप में उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सभी वो फोर्सेस हैं जिसमें जैसे अगर आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया तो जितनी ज्यादा ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट काम किया उतना ज्यादा उसमें चार्ज स्टोर हो जाएगा। जितना ज्यादा आप किसी स्प्रिंग को दबाएंगे उतना ज्यादा जोर से वो स्प्रिंग उछलेगी, यानी जो भी काम आप कर रहे हो वो उसमें स्टोर हो जा रहा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में ऐसा नहीं होता, इसमें वो किसी अदर फॉर्म में चेंज हो जाएगा लेकिन स्टोर नहीं होगा। जैसे इसका डेफिनेशन बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा, फोर्सेस इन विच वर्क डन डज नॉट स्टोर in terms of energy। Example, frictional forces, tension forces। अब जैसे अगर किसी सरफेस पर फ्रिक्शन है और आपने उस फोर्स के अगेंस्ट काम किया तो वो काम आपका एनर्जी के रूप में स्टोर नहीं होगा बल्कि किसी और फॉर्म में निकल जाएगा। जैसे फ्रिक्शन के पर्टिकुलर केस में जो भी फोर्स आप करते हैं वो हीट के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। ये आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गए ना। अब क्योंकि ये सब तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा है, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, इसको आप फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास जो है वो है फ्रिक्शन का फोर्स। इसके बारे में अभी हमें डिटेल में पढ़ना है कि ये फ्रिक्शन का फोर्स क्या है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट इज फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं घर्षण, घर्षण का बल कहते हैं इसे। यह दो सतह के बीच लगने वाला बल है। It is the force which acts between two surfaces in contact ठीक है। अब इसके कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप का होता है फ्रिक्शन का फोर्स। फ्रिक्शन का जो फोर्स है, दिस इज ऑफ 3 टाइप। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थितिज घर्षण का बल। दूसरा है डायनामिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण बल। और तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया ये 3 टाइप का। अब हमें ये तीनों टाइप को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को। जैसा कि इसके नाम से ही है स्टैटिक, यानी जब दो सतह आपस में एक दूसरे के साथ स्टेशनरी होंगी, मूव नहीं कर रही होंगी, तब उनके बीच लगने वाले बल को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन यदि दो सतह परस्पर स्टैटिक पोजीशन, इसको आप हिंदी में देखिए क्या कहते हैं। स्टैटिक पोजीशन में है तो उन पर लगने वाले घर्षण बल को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। If two objects are in relative static positions, then force acting between them is static friction। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि अगर ये एक सतह है, दिस इज द सरफेस, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी ऑब्जेक्ट इस पर सिर्फ रखा हुआ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो इन सतहों के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसी है? स्टैटिक है, मूव नहीं कर रही, दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर रही है, इसीलिए वर्ड रिलेटिव लगाया है। तो इसके बीच में जो काम करेगा वो होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है?
डेफिनेशन आपका हो गया, आप कंसेप्ट को समझें। ये एक सरफेस है, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ वर्क कर रहा है, नीचे mg। इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगी, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। तो अगर सरफेस यहाँ है तो इसका परपेंडिकुलर ये हुआ, ये हुई आपकी नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो म्यू एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो वैल्यू होता है एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बराबर होता है म्यू एस इंटू एन के। ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, कहां से कहां तक ये रेंज करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, इसके बारे में क्या बात है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग का क्या मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सतह पर रखा है, अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जब इसे खिसकाने की कोशिश की जाएगी, जैसे अभी मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ बट ये आपको मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मेरा फोर्स कहाँ जा रहा है, मेरा फोर्स जो है वो फ्रिक्शन के फोर्स को बैलेंस करने में जा रहा है। जैसे ही मैंने फोर्स लगाना शुरू किया, वैसे ही इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन का फोर्स है उसने अपोजिट डायरेक्शन में काम करना शुरू किया, क्योंकि फ्रिक्शन का कार्य है मोशन को रोकना। जो मोशन होने वाला है वो हमेशा उसे रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसे ही फोर्स लगने लगा फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ने लगा, बढ़ता गया, एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी। जब मेरा फोर्स उस मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर लेगा तब ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी। यानी कि इसको मैथमेटिकली अगर आप देखेंगे, जब इस पे फोर्स लगना शुरू होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन काम करना शुरू करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि अगर फोर्स लग ही नहीं रहा है, फोर्स जीरो है, तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग है, जब फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन भी लगेगा। यानी कि अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम वैल्यू फॉर एफ एस इज इक्वल टू 0। और ये कंडीशन कब है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम इतनी वैल्यू हो सकती है। म्यू एस तो कोफिशिएंट है, ये फिक्स होता है, सरफेसेस के आधार पर होता है। और एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, वेट के बराबर है। तो इसका मतलब जितनी भारी बॉडी होगी उतना ही फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा होगा, जितनी हल्की बॉडी होगी उतना ही फ्रिक्शन का फोर्स कम होगा। और ये तो हम प्रैक्टिकली भी जानते हैं कि भारी चीज को खिसकाने में हमें ज्यादा मेहनत लगेगी, ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा बल लगेगा, और हल्की चीज को खिसकाने में हमें उतना बल नहीं लगाना है। तो इसकी रेंज अगर हम डिफाइन करें तो रेंज क्या हो गई है एफ एस की, एफ एस जो है ये 0 से म्यू एस एन के बीच में रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहां पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कंप्लीट हुआ। अब लेते हैं सेकेंड टाइप को, विच इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए क्या होगा, जब दोनों सरफेसेस आपस में रिलेटिव मोशन में होंगी। काइनेटिक फ्रिक्शन when
surfaces are in relative motion, then kinetic friction acts between them. जब दो सतह आपस में रिलेटिव यानी परस्पर मोशन में रहती हैं तो उनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये एक सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ मोशन में, मान लीजिए किसी v वेलोसिटी से ये जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसका वेट तो हमेशा नीचे ही वर्क करेगा, नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा ऊपर ही होगा। अगर ये उस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस सतह के बीच में यहाँ जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। एफ के से उसको रिप्रेजेंट करेंगे और वो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है मोशन को रोकना। तो अब एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू के इंटू एन, जैसे वहां एफ एस इंटू एन था, यहाँ म्यू के इंटू एन हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि म्यू के जो है ये हमेशा ही स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कॉफिशिएंट होगा उससे हमेशा ही कम होगा डायनेमिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट। इसको डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन, ये आपका ठीक है, हो गया। नेक्स्ट रोलिंग फ्रिक्शन। rolling friction, when both the surfaces are in relative, इसमें इसको आप करिए, when object is rolling over a surface, then rolling friction acts between them. इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रोल कर रहा होगा सरफेस पर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ आर से और यहां भी आ जाएगा म्यू आर, और म्यू आर जो है वो म्यू के से भी छोटा होगा। रोलिंग फ्रिक्शन का जो कॉफिशिएंट है वो सबसे छोटा होगा। इसमें आप देखें, इसीलिए पहिए के आविष्कार को सबसे ज्यादा हेल्पफुल माना गया ह्यूमन के सभी इन्वेंशंस में। रीजन, यहाँ पर आपका सिर्फ एक पॉइंट सरफेस से कांटेक्ट में है। अगर एक ही पॉइंट सरफेस से कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन जो है वो मिनिमम होगा। इसीलिए किसी चीज को खिसकाना मुश्किल होता है, बजाय इसके कि उसको रोल कर करके आप आगे बढ़ाएं। इसीलिए जितने भी बड़े कंटेनर्स वगैरह होते हैं उनमें कोशिश की जाती है कि उनको सिलेंड्रिकल फॉर्म में रखा जाए, ताकि उन्हें किसी इंक्लाइन प्लेन पर लुढ़का करके या आगे बढ़ा करके रोल कर करके आगे ले जाया जा सके, जिसकी वजह से जो फोर्स हमें बाहर से लगाना है वो बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि हमें जो फोर्स लगाना है वो हमारा इस फोर्स से बड़ा होना चाहिए, तभी हम इसको अपोज कर पाएंगे। तो इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो है सबसे कम है, इसीलिए किसी चीज को रोल करके इधर से उधर ले जाना आसान रहता है। ठीक है, ये आपके 3 टाइप के फ्रिक्शन हो गए। अब इसमें एक चीज और है कि फ्रिक्शन जो है इसका कंसेप्ट क्या है, फ्रिक्शन क्यों होता है दो सतह के बीच में। तो इसके लिए 2 थ्योरीज थी, उन दोनों थ्योरीज को देखेंगे। एक है ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी का मतलब है जो पहले मानी जाती थी। पहले ये माना जाता था कि फ्रिक्शन होने का जो कारण है वो ये है कि कोई भी सरफेस, जैसे ये सरफेस है बहुत स्मूथ प्लेन आपस में दिख रही है, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें, अगर हम बहुत ही ज्यादा क्लोज किसी सरफेस को देखें, तो जो सरफेस हमें ऐसी दिख रही है असल में वो इतना स्मूथ नहीं हो करके खुदरी होती है।
साइंस के अकॉर्डिंग पहले ये माना जाता था कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बनी हुई है, उसमें इम्परफेक्शंस हैं, वो खुदरी है। तो उसके ऊपर जब दूसरी सरफेस रखी जाएगी तो वो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा उलझ जाएगी, फिक्स हो जाएगी, जिसके कारण इन दो सरफेसों को आपस में आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। इतना आप रूटीन लाइफ में भी देखते हैं कि अगर कोई रफ सरफेसेस हैं, आप उन दोनों को एक दूसरे पर फिसलें तो वो ठीक से नहीं फिसलता है। अगर प्लेन सरफेसेस हैं तो बहुत ही स्मूथली वो फिसल जाती हैं। अगर कोई ज्यादा खुदरी जमीन है तो उस पर चलने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई चिकना फर्श है तो उस पर आपको लगता है कि इस पर कहीं हम गिर ना जाए, क्योंकि ग्रिप नहीं बनती। तो क्या रीजन है? अगर सरफेसेस खुदरी होंगी तो आपस में एक दूसरे को लॉक कर लेंगी। अगर मैं इस चीज को और भी ज्यादा एनलार्ज करके दिखाऊं, अगर और बड़े माइक्रोस्कोप में इस चीज को देखा जाए तो ये कट्स आपको और बड़े दिखाई देंगे। तो सरफेसेस आप मान सकते हैं कि एक दूसरे में फंस गई हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। जब ये सरफेस आगे बढ़ना चाहेगी तो ये यहाँ पर अटक जाएगी। तो ये ट्रेडिशनल रीजन माना गया फ्रिक्शन का। दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। बट मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है फ्रिक्शन का? ये वाला आपका ट्रेडिशनल माना गया। ट्रेडिशनल कॉज ऑफ फ्रिक्शन ये माना गया दैट surfaces are not smooth and hence they lock with each other. हिंदी वाले बच्चे से लिखेंगे कि पारंपरिक कारण जो है घर्षण बल का, वो ये माना गया कि जो सतह होती हैं वो आपस में समतल नहीं होती हैं, और समतल नहीं होने के कारण वो एक दूसरे में लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे पर फिसलने में अवरोध उत्पन्न करती हैं। बट मॉडर्न कॉज क्या कहा गया है? देखिए, मॉडर्न कॉज ऑफ फ्रिक्शन मॉडर्न कॉज ऑफ फ्रिक्शन में ये कहा गया है कि जब दो सतह एक दूसरे के बहुत पास आती हैं, सरफेस 1 सरफेस 2, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए हर चीज, हर मैटर, हर पदार्थ मॉलिक्यूल्स का ही मिलके बना हुआ है, तो उनमें अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। अगर मैं इसको एनलार्ज कर दूं तो उनका कहना है कि ये जो एटम्स हैं इनमें आपस में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, और उस अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से ये आपस में चिपक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं। ठीक है, तो मॉडर्न कॉज क्या है? दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ attraction between the atoms of object when they come in contact. हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि नए कारण के कारण फ्रिक्शन दो सतहों के बीच में, उनके अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण होता है। यानी कि मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि जब दो सरफेसेस पास में आती हैं तो उनके अणुओं के बीच में आकर्षण का एक बल लगता है, जिसके कारण घर्षण होता है। ठीक है, अब बात करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है और इसके लॉज क्या हैं। ये पूछा जाता है आपसे पेपर में। लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं।
लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, इसके क्या नियम है। तो आप बताएंगे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है उसके, अगर इसका फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रीच हो गया, जितना ये मैक्सिमम लगा सकता था फ्रिक्शन, जितना ये मैक्सिमम अपोज कर सकता था, उतना इसने कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। जितना भी अपोज कर सकता था इसने किया, उसके बाद तो ये अपोज नहीं कर पाएगा। उसके बाद भी अगर हम फोर्स बढ़ाते रहेंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो जो लिमिट है इसकी मोशन को रोकने की, वो क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन का फोर्स। इसीलिए इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इस लिमिट के बाद मोशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो स्टैटिक में नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसके लॉज क्या है, इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम इसका ये है कि ये नेचर ऑफ सरफेसेस पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर सरफेसेस चिकनी है तो उन पर फ्रिक्शन कम होगा, अगर सरफेसेस रफ हैं तो उन पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। क्योंकि अभी आपने थोड़ा डायग्राम से भी देखा कि अगर रफ सरफेसेस है तो उनका बीच का जो अट्रैक्शन है, जो लॉक इन है, वो ज्यादा होगा, और अगर स्मूथ है तो उनके बीच में अट्रैक्शन जो है वो कम होगा। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे, जैसे हमने लिखा था कि सेल्फ एडजस्टिंग है। सेल्फ एडजस्टिंग का क्या मतलब है? कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तभी फ्रिक्शन भी प्ले कर रहा है अपना रोल। तो इसको लिखेंगे इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, यानी आप बाहर से फोर्स बढ़ाते जाइए तो फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू को बढ़ाता जाएगा। तीसरा, इट एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स are in contact. Fourth, it does not depend on area of contact. जब सरफेसेस आपकी कांटेक्ट में, तो एरिया पे क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है? क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है एफएस का, वो क्या था? म्यू एस इंटू एन। एन क्या था? mg के बराबर था। तो किसी बॉडी का जो वेट है वो आप उसको लिटा के रखें, बिठा के रखें, खड़ा करके रखें, उसका जो वेट है वो mg ही रहेगा। वेट तो चेंज नहीं हो जाएगा बॉडी का आपका शेप साइज चेंज करने से। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि आप इसमें कहीं पर भी देखें एरिया वर्ड इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है। तो ये आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज हो गए और ये आपका डेफिनेशन हो गया। इसको 2 से 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क डन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में कितना काम करना पड़ता है, देखते हैं। वर्क डन on a horizontal plane। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक पहले यहां रखा था, उसको आपने मूव करा दिया। लेट्स से ये बी पोजीशन है, ये ए पोजीशन है। ए पोजीशन से बी पोजीशन के बीच की डिस्टेंस जो है इसको एस मान लेते हैं। बॉडी का वेट कहां वर्क करेगा? नीचे की ओर। यहां पर भी mg नीचे वर्क करेगा, यहां पर भी mg नीचे वर्क करेगा।
नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर वर्क करती है, हमेशा ऊपर वर्क करती है। जब आप इसको यहाँ खिसकाना चाहते थे, फोर्स आप इस पे लगा रहे थे, तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था, कितना, Fs, फ्रिक्शन का इस पे फोर्स लग रहा था। फिर उसके बाद जब आप इसको यहां पर ले आए, तब अब आपने इस पे अभी फोर्स लगाना आप इस पे छोड़ चुके हैं, अब आप इसको दोबारा कहीं ले जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वर्क डन कितना होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने कितना फोर्स लगाया है इस पे, आपने इस पे इतना फोर्स लगाया है कि आपका जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो बैलेंस हो गया, मतलब आपने इस फोर्स को अपोज किया, इसीलिए आप ब्लॉक को वहां तक ले जा पाए। अगर आप इसको अपोज नहीं करते तो आप ब्लॉक को वहां तक नहीं ले जा पाते थे। तो इसका मतलब आपने कितना फोर्स लगाया, आपने जो फोर्स लगाया वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर का फोर्स लगाया। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या फॉर्मूला है, म्यू इंटू एन, ठीक है। एन किसके बराबर है, mg के बराबर है, n इक्वल्स टू mg। तो आपका जो फोर्स हो गया वो म्यू mg के बराबर हो गया, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट में तो क्या कहेंगे, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा कितना है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना है, दोनों के बीच में 0। तो वर्क हो गया एफ एस कॉस 0। कॉस 0 होता है 1। वैल्यूज पुट करते हैं सारी, एफ की जगह रख रहे हैं म्यू एम जी, एस की जगह रख रहे हैं जो डिस्टेंस मार्क की हमने उसको एस रख रहे हैं, और इसकी जगह रख रहे हैं 1। तो वर्क डन कितना हो गया, अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कराना है जहां पे फ्रिक्शन भी है, म्यू एम जी एस, ठीक है। ये आपका वर्क डन हो गया ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन जबकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी मूव ही नहीं कर पाएगी, मतलब उसमें आपका फोर्स नहीं लगेगा, वो अपने आप स्लाइड होते हुए जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क डन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर आपका प्लेन जो है इंक्लाइन है तो कैसे उसमें फोर्स लगेगा, उसमें हम दो केसेस को अज्यूम करेंगे, एक जब फ्रिक्शन नहीं है, दूसरा जब फ्रिक्शन है। लेट्स स्टार्ट इट। वर्क डन on an inclined plane कब, when no friction is there। ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन जो थीटा एंगल से उठा हुआ है। आपका ऑब्जेक्ट यहां पर था, आपने इस पर फोर्स लगाया और इसको यहां पहुंचा दिया, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो है ये आपका h हाइट पर पहुंच चुका है, ठीक है। वेट कहां वर्क करेगा इसका, वेट कहां वर्क करेगा, बिल्कुल यहां mg। वेट को वर्क करना कहां चाहिए था, यहां वर्क करना चाहिए था, ठीक है। ओरिजिनल डायरेक्शन ये होता, अगर प्लेन इंक्लाइन नहीं होता तो ये थीटा से चेंज हो गया। तो हम किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। आप फिजिक्स में कंपोनेंट करना जरूर सीखें, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, बिना इसके आपकी फिजिक्स नहीं चलेगी। तो अगर मैं इस चीज के जैसे
नॉर्मल आपको हॉरिजॉन्टल में तो समझ में आता है कि इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। थीटा के साथ वाला क्या होता है, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है तो ये होता है ए कॉस थीटा और ये हो जाता है ए साइन थीटा। तब अब mg नीचे लग रहा है, लगना कैसे चाहिए था, अगर जैसे हमारा ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा होता तो mg बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे लग रहा होता है, बट अभी आप देखेंगे तो थोड़ा सा उस स्ट्रेट लाइन से थोड़ा थीटा के एंगल से आ रहा है, तो ये आपका mg cos थीटा हो जाएगा और यहाँ क्या लगेगा mg sin थीटा। फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स है, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन, तो उस हिसाब से आपका F किसके बराबर हो गया है, mg sin थीटा के बराबर हो गया है। डिस्टेंस कितनी है, क्या है डिस्टेंस, ये है ना डिस्टेंस पूरी, यहां से यहां तक पहुंचाया आपने, ये डिस्टेंस कितनी है, इस ट्राइंगल में रूल लगाते हैं साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन h, या जो लोग कहते हैं लंब बटे आधार, तो लंब कितना है h और हाइपोटेनियस कर्ण वो कितना है, ये डिस्टेंस जो आपको चाहिए s। ध्यान से दोबारा देख ले जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिस जो ट्राइंगल होता है उसमें साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर जो हिंदी में बच्चे कहते हैं लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। तो लंब कितना है यहाँ पर h और कर्ण कितना है s, तो यहां से जो s है वो अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, इसको हटा देते हैं बीच में से, तो h कितना होगा, s कितना होगा, s यहाँ चलेगा साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा, तो s कितना हो गया ये, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला जो हमारा होता है F डॉट S विच इज Fs cos थीटा। अब ये थीटा कौन सा थीटा है, ये थीटा नहीं है, F और S के बीच का थीटा है। फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में, मोशन कहाँ है, इस डायरेक्शन में, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब थीटा कितना है 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1, तो इसका मतलब यहाँ वैल्यूज रखो, F की जगह पे रखो आप mg sin थीटा, S की जगह पे रखो h अपॉन में sin थीटा, cos 0 होता है 1, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, वर्क डन कितना हो गया mgh। ये वर्क डन इंक्लाइन प्लेन पे तब है जब कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, होपफुली आपने नोट किया होगा। लेट्स से फ्रिक्शन अवेलेबल है तो क्या करेंगे, इस केस को दोबारा देखेंगे। When there is friction, अगर घर्षण बल उपस्थित है तो क्या होगा, सरफेस, ये इंक्लाइन प्लेन, मान लीजिए आपने h हाइट तक पहुंचाया है इसे, ब्लॉक यहां था आपका इनिशियली और आपने उस ब्लॉक को यहां तक जा दिया है, डिस्प्लेसमेंट थीटा, देखो डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी पिछले वाले केस जैसे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन s, तो s तो आ जाएगा h अपॉन साइन थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ होगा, ये mg यहां होगा mg साइन थीटा भी होगा यहां, अगर यहां से भी देखें इसमें भी ड्रॉ करें
तो mg और mg साइन थीटा भी है यहाँ। अब हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ। अब हम कह रहे हैं फ्रिक्शन है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में वर्क करेगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, कैसा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो, एफ के। ठीक है, तो अब पिछली बार जो हमारा फोर्स mg साइन थीटा था, वो फोर्स हमारा अब कितना हो गया? फोर्स कितना हो गया? mg साइन थीटा प्लस एफ के। फ्रिक्शन का फोर्स भी उसको बैलेंस करना है। ठीक है, वर्क डन एफ डॉट एस यानी कि एफ एस कॉस थीटा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि थीटा तो अब भी 0 डिग्री ही है, हेंस cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब नॉर्मल डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा सरफेस से 90 डिग्री बनाती है। ये आपकी सरफेस है, तो नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ होगी? यहां पर। ये है आपकी नॉर्मल डायरेक्शन। यहां mg साइन थीटा है, तो यहां कौन होगा? mg cos थीटा, यानी कि n किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर है। ठीक है, एफ के क्या होता है? डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? म्यू एन, यानी कि ये हो गया है म्यू एन की जगह क्या रख रहे हैं? mg cos थीटा। सारे वैल्यूज को पुट करते हैं वर्क के फॉर्मूले में। फोर्स की जगह क्या रखना है? mg साइन थीटा प्लस एफ के, जहां पर एफ के की वैल्यू है म्यू mg cos थीटा। तो पूरा फोर्स की जगह अगर हम रखें तो आएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इंटू एस की जगह क्या आएगा? h अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस 0 डिग्री इज 1। साइन थीटा को पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और mg और mg कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा mg, बाहर ले लिया मैंने, और h है अंदर, ब्रैकेट में क्या बचा है? साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी उल्टा हो गया, ये होगा 1/10 थीटा, 1/10 थीटा। ठीक है, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका वर्क डन जो आया है, इसको मैं यहां पर मार्क कर देती हूँ। वर्क डन जो है ये है आपका mgh, ये 1 है ना, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 से, प्लस यहां पर क्या बचेगा? म्यू अपॉन 10 थीटा, mgh म्यू अपॉन में 10 थीटा। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, वर्क डन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन व्हेन देयर इज फ्रिक्शन। ठीक है, समराइज करते हैं। हमने इस वीडियो में देखा है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है। जिसमें वर्क डन स्टोर हो जाए एनर्जी के रूप में, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसमें आपके आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव, जिसमें आपने जो काम किया है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर नहीं हो रहा है, विच इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? दो बॉडीज, दो सतह के बीच में लगने वाला बल जो मोशन को अपोज करना चाहता है, जो इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करना चाहता है। इम्पेंडिंग मीन्स वो मोशन जो हुआ ही नहीं, जो होने वाला है, जो मोशन होना चाहता है उसको वो अपोज करता है। 3 टाइप का हमने इसमें पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। अगर बॉडीज आपस में स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। कॉफिशिएंट म्यू एस, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है। डायनेमिक फ्रिक्शन, अगर बॉडीज आपस में मूव कर रही है तो डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा, कॉफिशिएंट म्यू के, जो कि म्यू एस से कम है। रोलिंग फ्रिक्शन, जैसे एक बॉल जमीन पर रोल कर रही है, तो एट अ टाइम एक ही पॉइंट पर उसका कॉन्टैक्ट में है, तो उसके लिए म्यू आर कॉफिशिएंट है, जो सबसे कम है। उसके बाद हमने देखा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है,
स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इसके कुछ लॉज हैं, 4-5 लॉज हैं जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, वो हमने लिस्ट किए। उसके बाद हमने वर्क डन देखा ऑन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में हमने दो कंडीशंस ली हैं कि फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन नहीं है। जब फ्रिक्शन नहीं था तो वर्क डन इक्वल्स टू mgh था, जब फ्रिक्शन था तो वर्क डन इक्वल्स टू mgh प्लस म्यू mgh अपॉन टेन थीटा। यानी कि जितना इंक्लाइन प्लेन होगा उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि आप कहते हैं कि चढ़ाई करते वक्त या किसी चीज को चढ़ाई पर चढ़ाने में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म हो गई। क्यों? जितना ज्यादा आप थीटा को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका वर्क बढ़ता जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।